19 फरवरी 1994 कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में लाए जाने के सिर्फ 45 मिनट बाद ग्लोरिया रामिरेज को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन असली रहस्य उनकी मौत के बाद शुरू हुआ, क्योंकि उनके शरीर के पास जाते ही वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सें खुद बीमार पड़ने लगीं। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे केस का जिसे दुनिया आज भी द टॉक्सिक लेडी के नाम से याद करती है। ग्लोरिया रामिरेज रिवरसाइड कैलिफोर्निया में रहने वाली एक साधारण महिला थी। पति था, 2 बच्चे थे और जानने वाले उन्हें खुश मिजाज इंसान बताते थे। रेवरेंड ब्रायन टेलर ने बाद में कहा था कि ग्लोरिया उन लोगों में से थीं जो जहां जाती थीं वहां अपनापन छोड़ जाती थी। लेकिन 19 फरवरी 1994 की रात उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से आगे सिर्फ बीमारी नहीं, रहस्य भी था। उस रात उन्हें रिवरसाइड के जनरल हॉस्पिटल में गंभीर हालत में लाया गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, ब्लड प्रेशर गिर रहा था, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। और जब डॉक्टर उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उनके जवाब साफ नहीं थे, टूटे हुए, उलझे हुए। उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी, लेकिन उन्हें लेट स्टेज सर्वाइकल कैंसर था और डॉक्टरों के लिए यही उनकी हालत बिगड़ने की सबसे सीधी वजह थी। मेडिकल स्टाफ ने बिना देर किए इलाज शुरू किया। दवाइयां दी गईं, वाइटल्स को स्थिर करने की कोशिश हुई। जो कुछ प्रोटोकॉल के तहत किया जा सकता था वो किया गया, लेकिन कुछ भी असर करता नहीं दिख रहा था। फिर एक अजीब बात सामने आई। जब उनकी शर्ट हटाई गई ताकि डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड लगाए जा सके, तो स्टाफ ने देखा कि उनकी त्वचा पर एक असामान्य सी तैलीय चमक है, जैसे शरीर पर कोई चिकनी परत हो। उसी समय कुछ लोगों ने उनके मुंह से एक अलग सी गंध महसूस की। किसी को वो फल जैसी लगी, किसी को उसमें लहसुन की तीखी मिलावट महसूस हुई। इसके बाद जब उनका ब्लड सैंपल लिया गया तो मामला और उलझ गया। खून से अमोनिया जैसी गंध आ रही थी और उसमें मनीला रंग के छोटे छोटे कण तैरते दिखाई दे रहे थे। इमरजेंसी रूम का प्रभारी डॉक्टर जब सैंपल तक पहुंचा तो उसने भी माना कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य हार्ट फेलियर के दायरे से बाहर है। फिर अचानक एक नर्स लड़खड़ाने लगी। दूसरी को सांस लेने में तकलीफ हुई। तीसरी बेहोश होकर गिर पड़ी और होश में आने के बाद वह अपने हाथ पैर ठीक से नहीं हिला पा रही थी। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि दिक्कत सिर्फ मरीज की नहीं रही, अब उसके आसपास खड़े लोग भी प्रभावित हो रहे थे। कुल 6 लोग ग्लोरिया का इलाज जारी नहीं रख पाए। किसी को बेहोशी आई, किसी को उल्टी जैसा महसूस हुआ, किसी की सांस बिगड़ गई और कुछ मामलों में अस्थायी लकवे जैसे लक्षण दिखाई दिए। उसी रात ग्लोरिया रामिरेज की मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के साथ यह मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि अस्पताल की वह रात उसके बाद और भी अजीब हो गई। शव को संभालने के लिए हैजमैट सूट पहने एक विशेष टीम बुलाई गई। इमरजेंसी रूम की तलाशी ली गई। कहीं कोई जहरीली गैस, कोई टॉक्सिन, कोई बाहरी केमिकल तो नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे साफ साफ बताया जा सके कि मेडिकल स्टाफ अचानक क्यों बीमार पड़ गया। इसके बाद ग्लोरिया के शव को सील किए गए एल्यूमिनियम कास्केट में रखा गया। पोस्टमार्टम भी तुरंत नहीं हुआ। करीब 1 हफ्ते बाद एक विशेष कमरे में एहतियात के तौर पर हैजमैट सूट पहनकर ऑटोप्सी की गई।
इसी बीच प्रेस ने ग्लोरिया को एक नाम दे दिया, द टॉक्सिक लेडी। कारण साफ था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उनके शरीर के करीब जाए तो उसके बीमार पड़ने का खतरा है। लेकिन विडंबना यह थी कि जितनी जल्दी नाम पड़ गया उतनी जल्दी वजह नहीं मिली। अधिकारियों ने एक नहीं 3 ऑटोप्सी की, एक मौत के 6 दिन बाद, एक 6 हफ्ते बाद और एक दफन से ठीक पहले। फिर 25 मार्च को उनकी मौत के 1 महीने से भी ज्यादा समय बाद एक और विस्तार से जांच हुई। उस जांच में उनके शरीर में टाइलेनॉल, लिडोकेन, कोडीन और टाइगन के निशान पाए गए। टाइगन उल्टी और मतली रोकने की दवा है। शरीर में टूटने के बाद यह एमाइंस बनाती है और एमाइंस का संबंध अमोनिया से जोड़ा जाता है। यानी ब्लड सैंपल से जो अमोनिया जैसी गंध महसूस की गई थी, उसके लिए यह एक संभावित वजह मानी गई। लेकिन असली हैरानी एक दूसरी चीज को लेकर थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोरिया के खून और ऊतकों में डाइमेथाइल सल्फोन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। यह पदार्थ शरीर में कुछ रासायनिक टूट फूट के दौरान प्राकृतिक रूप से बन सकता है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसकी हाफ लाइफ करीब 3 दिन मानी जाती है। फिर भी उनकी मौत के 6 हफ्ते बाद तक इसकी मात्रा सामान्य से 3 गुना दर्ज की गई। 12 अप्रैल 1994 को काउंटी अधिकारियों ने कहा कि ग्लोरिया की मौत हार्ट फेलियर से हुई और यह हार्ट फेलियर किडनी फेलियर से जुड़ा था, जो उनके लेट स्टेज सर्वाइकल कैंसर के कारण हुआ। उन्हें कैंसर का पता भी मौत से महज 6 हफ्ते पहले चला था। सवाल फिर भी बना रहा, क्योंकि शरीर में अमोनिया और डाइमेथाइल सल्फोन के बढ़े हुए स्तर तो दर्ज हुए थे, लेकिन अधिकारी यह नहीं मान रहे थे कि वही सीधे मौत की वजह थे। शव को परिवार को लौटाने में 2 महीने लग गए। डर यह था कि टॉक्सिसिटी लेवल्स के कारण अंतिम संस्कार के दौरान भी लोग प्रभावित हो सकते हैं। परिवार गुस्से में था। ग्लोरिया की बहन ने अस्पताल की हालत को जिम्मेदार ठहराया। अस्पताल पर पहले भी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे, लेकिन काउंटी की जांच में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि ग्लोरिया की मौत सीधे अस्पताल की लापरवाही से हुई। कई महीनों की जांच के बाद अधिकारियों ने जो निष्कर्ष दिया, उसने इस मामले को और भी विवादित बना दिया। उनके अनुसार अस्पताल का स्टाफ अत्यधिक तनाव में था और एक अजीब गंध ने मिलकर ऐसी सामूहिक प्रतिक्रिया पैदा की जिसे मास सोशियोजेनिक इलनेस या आसान भाषा में मास हिस्टीरिया कहा जा सकता है। लेकिन अस्पताल के लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो हुआ वह सिर्फ डर या तनाव से समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने कोरोनर के दफ्तर से कहा कि फाइल को फिर से देखा जाए, और यहीं से सामने आई एक दूसरी थ्योरी। असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर पैट ग्रांट ने शक जताया कि ग्लोरिया शायद अपने कैंसर के दर्द से राहत पाने के लिए DMSO नाम का पदार्थ इस्तेमाल कर रही थी। एक समय ऐसा था जब कुछ लोग इसे हर तरह के दर्द और तकलीफ का घरेलू इलाज मानते थे। 1965 में मेडिकल साइंस ने इसे टॉक्सिक माना, लेकिन इसके बाद भी यह पूरी तरह गायब नहीं हुआ। 1970 के दशक के अंत तक इसका इस्तेमाल एक अंडरग्राउंड क्योर ऑल की तरह जारी रहा। कुछ लोग इसे हार्डवेयर स्टोर से मिलने वाले डिग्रीजर के रूप में भी हासिल करते थे,
क्योंकि उसमें इसका बहुत शुद्ध रूप मिलता था। ग्रांट ने यह समझने की कोशिश की कि अगर DMSO ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो क्या हो सकता है, और उनकी थ्योरी के मुताबिक यह बदलकर डाइमेथाइल सल्फेट बन सकता था, एक ऐसा यौगिक जो डाइमेथाइल सल्फोन से कहीं ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर यह वाष्प के रूप में मौजूद हो तो आँखों, मुंह और फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर शरीर में जाए तो ऐंठन, भ्रम और लकवे जैसे लक्षण तक पैदा कर सकता है। मेडिकल स्टाफ ने उस रात जो 20 लक्षण बताए थे, उनमें से 19 ग्रांट के मुताबिक डाइमेथाइल सल्फेट एक्सपोजर से मेल खाते थे। इस थ्योरी के हिसाब से वहां मौजूद लोग किसी सामूहिक मानसिक प्रतिक्रिया का शिकार नहीं हुए थे। वे दरअसल एक जहरीले रासायनिक असर का सामना कर रहे थे। इससे उस रात की कई बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। त्वचा पर दिखी चिकनाहट, मुंह से आती फल और लहसुन जैसी गंध, ब्लड सैंपल में दिखे असामान्य कण और स्टाफ में अचानक फैली बीमारी। लेकिन मामला यहां भी पूरी तरह साफ नहीं होता, क्योंकि ग्लोरिया के परिवार ने साफ कहा कि उन्होंने DMSO का इस्तेमाल नहीं किया था, और यहीं यह केस फिर धुंधला हो जाता है। अगर परिवार सही है तो रासायनिक थ्योरी कमजोर पड़ती है, और अगर रासायनिक थ्योरी सही है तो उस रात अस्पताल में कुछ बेहद असामान्य हुआ था। किसी भी दिशा से देखें, यह कहानी अंत तक दुखद ही रहती है। एक युवा महिला जिसे कैंसर का पता बहुत देर से चला, एक ऐसी हालत जहां आधुनिक इलाज बहुत कम पड़ रहा था, और एक अंत जिसमें उसकी पहचान उसके जीवन से ज्यादा उसके रहस्य से जुड़ गई। विडंबना यह है कि जिस नाम से दुनिया उसे याद करती है, द टॉक्सिक लेडी, वही नाम उसके आखिरी दिनों की सबसे दुखद परत भी बन जाता है। DMSO का अपना इतिहास भी कम अजीब नहीं है। 1960 के शुरुआती वर्षों में कुछ शोधों ने यह उम्मीद जगाई थी कि यह दर्द कम कर सकता है, यहाँ तक कि बेचैनी भी घटा सकता है। एथलीट तक इसे मांसपेशियों के दर्द में राहत पाने के लिए त्वचा पर लगाते थे। लेकिन फिर चूहों पर हुए एक अध्ययन ने संकेत दिया कि यह आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसके बाद इसका चमत्कारी इलाज वाला दौर लगभग टूट गया। फिर भी ग्लोरिया रामिरेज का केस इस पुराने रसायन को दोबारा चर्चा में ले आया। क्या वह सचमुच दर्द कम करने के लिए DMSO इस्तेमाल कर रही थी? क्या अस्पताल की ऑक्सीजन और इलाज ने उसे एक जहरीले यौगिक में बदल दिया? या फिर यह सब तनाव, गंध और सामूहिक प्रतिक्रिया का मामला था? आज भी इस सवाल का अंतिम निर्विवाद जवाब मौजूद नहीं है, और शायद यही वजह है कि ग्लोरिया रामिरेज का केस अब भी मेडिकल इतिहास की सबसे अजीब और अनसुलझी कहानियों में गिना जाता है। एक महिला अस्पताल में लाई जाती है। 45 मिनट बाद वह मर चुकी होती है, और उसके बाद डॉक्टर और नर्सें खुद बीमार पड़ने लगते हैं। कभी कभी रहस्य किसी पुराने महल में नहीं छिपे होते, वे अस्पताल की सफेद रोशनी के नीचे भी जन्म लेते हैं, और वहां जहां विज्ञान से सबसे साफ जवाब की उम्मीद होती है, कभी कभी वही सबसे लंबी चुप्पी छोड़ जाता है। हर कहानी खत्म होती है, लेकिन कुछ सवाल कभी खत्म नहीं होते। अगर ऐसी सच्ची और असामान्य कहानियां आपको सुनना पसंद है,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और अजीब और सच्ची कहानी के साथ।